नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 2 के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है भारत का भूगोल यानी कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। महामैराथन क्लास होगी और 100 एमसीक्यूज के बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके देखें। ये क्वेश्चन पेपर आपका है, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया का सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली, रोहिलखंड मासा कुम्हरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है। इसके अलावा छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 क्वेश्चन है जिनमें से 75 प्रश्न आपके लिए करने के लिए बोला गया है इसमें, तो इसमें से यानी 25 क्वेश्चन आपको नहीं करने थे, ठीक है। लेकिन मैं 100 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं, यानी भारत में कितने तटीय राज्य हैं, ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है तट से मिलती है, यानी तट है, ठीक है। 5 राज्य हैं बेसिकली पश्चिम तट पर हैं, जिसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, आप देखेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, ये गुजरात यहाँ पर, फिर महाराष्ट्र, फिर इसके नीचे थोड़ा छोटा सा गोवा यहाँ पर भी है, फिर इसके नीचे कर्नाटक और फिर उससे नीचे केरल, ये आपके पश्चिमी घाट हैं, ठीक है। ये 5 राज्य पश्चिमी घाट पर हैं और 4 राज्य दोस्तों यहाँ पर है जो है दक्षिण में, मतलब इधर पूर्वी घाट पर, खास करके आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश इधर पड़ता है आपका, फिर उसके ऊपर उड़ीसा पड़ता है यहाँ पर, और उसके ऊपर यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपके 5 इधर और 4 इधर, 9 राज्य जो हैं वो तट सीमा साझा करते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा पूछा जाता है तो लगभग में 5422.6 किलोमीटर जो है एरिया भारत का तट से लगा हुआ है, यानी समुद्र से लगा हुआ है। द्वीपों को भी मिला लें, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला लें, लक्षद्वीप को भी मिला लें, तो यही सीमा बढ़ करके 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश लगभग में 84% आंध्र प्रदेश में पड़ता है मुख्य भाग इसका, और तमिलनाडु में भी 16% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी झील के पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैलें इनमें से कौन सी हैं? शैल माने होता है जो पर्वत चीजें होती हैं, तो जो धारवाड़ शैलें होती हैं दोस्तों, धारवाड़ शैलें ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही जो है अच्छी मानी जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक रूप से भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि देश की प्रमुख खनिज खास करके से सोना हो गया, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, क्रोमियम है, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। धारवाड़ का क्षेत्र जो पड़ता है कर्नाटक के एरिया में पड़ता है दोस्तों, और ये आर्थिक दृष्टिकोण से इन सभी शैलों में सबसे नंबर 1 पर आता है। अगला चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है लौह अंश का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। लौह अंश, लोहांश, तो ये मैग्नेटाइट में सर्वाधिक पाया जाता है, मैग्नेटाइट। तो लौह अंश यानी जो है मैग्नेटाइट क्या है? लौह अंश है, यानी लौह का अयस्क है, आयरन ओर है, सबसे अच्छा होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। इसमें लोहे का अंश जो होता है सबसे अधिक, यानी लगभग में 70 से 72% मैग्नेटाइट में लोहा पाया जाता है। इसका रंग गहरा काला होता है और इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। इसके बाद में हेमेटाइट, हेमेटाइट में दोस्तों कितना होता है? 60 से 70% होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे अधिक इसमें 72% तक होता है आपका जो है मैग्नेटाइट में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? देखिए, कपास की खेती श्रमिक गहन फसल है, बिल्कुल। गेहूं की खेती मशीनीकृत है। गन्ना की खेती सिंचाई गहन और श्रमिक गहन है। इसका करेक्ट आंसर, गेहूं की खेती ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, इसलिए यह मशीनीकृत हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। और गन्ना एक ऐसी फसल जिसे अत्यधिक पानी और काटने के व ढोने के लिए बहुत अधिक मजदूरी की जरूरत पड़ती है, ये भी सही है। कपास की खेती की बात की है तो बुनाई से मतलब बुआई से लेकर के चुनाई तक अधिक मानव श्रम की आवश्यकता इसमें होती है, तो श्रम गहन यहाँ पर भी होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 6ठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित क्रांति का कुप्रभाव सही नहीं है? बताएंगे कौन एक हरित क्रांति का कुप्रभाव सही नहीं इनमें से? दोस्तों, फसलों में संक्रामक रोगों का प्रसार,
ये नहीं है, सही नहीं है हरित क्रांति को लेकर के। बाकी मृदा का लवणीकरण, मृदा प्रदूषण, भौमिक जल का दूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, ये सब जो हरित क्रांति का कुप्रभाव सही होता है। क्योंकि फसलों में संक्रामक रोगों का प्रसार ये इसका नहीं होता है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नगरीकरण से संबंधित समस्या नहीं है? नगरीकरण से संबंधित समस्या इनमें से कौन सी नहीं दोस्तों? तो देखिए, परिवहन नगरीकरण की समस्या है, प्रदूषण भी है, अपराध भी है। नगर नियोजन नगरीकरण की समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नगर नियोजन के तहत नगर को बसाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, नगर नियोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विशेषज्ञ सम्मिलित नहीं होता? बताएं, नगर नियोजन के लिए अनुकूल जलवायु, या फिर बताएं 8वां नंबर, नगर नियोजन के लिए दोस्तों फटाफट से आप बताएंगे। 8 नंबर प्रश्न, नगर नियोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ शामिल नहीं होता है? देखिए, भूगोलवेत्ता, समाजशास्त्री, प्रशासक, इनमें से कोई शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त में से कोई शामिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये पूछा गया है कौन शामिल नहीं होता विशेषज्ञ? भूगोलवेत्ता, समाजशास्त्री, प्रशासक, के तीनों शामिल होते हैं, इनमें से कोई शामिल नहीं, मतलब कि ये क्वेश्चंस के हिसाब से ये सही होगा, यानी ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक कौन सा दोस्तों? अनुकूल जलवायु जो है अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक प्रवास के दो मुख्य कारक हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक, एक जो मजबूरी में गांव छुड़ाते हैं जैसे बेरोजगारी और खराब दशाएं, एक होता है अपकर्ष कारक जो अपनी विशेषताओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अनुकूल जलवायु जो होता है बेहतर जीवन स्तर लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए यह अपकर्ष कारक होता है। 10 नंबर प्रश्न आपका चुका, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों इनमें से कौन से हैं? प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों कारक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न आपका चुका है, अधिवासों की आकृति तथा आकार में निम्नलिखित में से किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? बताएंगे। 11 नंबर, अधिशासों की आकृति तथा आकार में निम्नलिखित में से किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? देखिए, जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, भूमि की बनावट का भी और सामाजिक प्रथाओं का भी, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां नदी अथवा सड़क मार्ग के किनारे होती हैं? तो रैखिक प्रकार की बस्तियां नदी और सड़क के किनारे पाई जाती है, जैसे रेलवे लाइन के किनारे, किसी सड़क के किनारे, नहर के किनारे, नदी किनारे, एक सीधी रेखा में जो होता है पाया जाता है, इसको रैखिक अधिवास कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में 10 लाख तथा अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 55 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख यानी 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों की शहरों की संख्या कुल मिलाकर के 53 थी, लेकिन अब 55 हो चुकी है। ठीक है, 55 से अधिक हो चुकी है, तो यहाँ पर 55 ही करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है? महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि महाराष्ट्र में झुग्गी झोपड़ियाँ मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक आपको मिलेगी। मुंबई में जो धारावी की एरिया है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती माना जाता है धारावी को। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जनसांख्यिकी लाभांश शब्दावली को सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? जनसांख्यिकी लाभांश शब्दावली को सबसे पहले गढ़ा गया था दोस्तों डेविड ब्लूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, डेविड ब्लूम। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द को सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ठीक है, जनसांख्यिकी और अर्थशास्त्री थे ये, जनसांख्यिकी के अच्छे जानकार थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? डेविड ई ब्लूम। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 828 लोग जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय औसत 382 से काफ़ी अधिक माना जाता है ये, यानी राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो 382 लोग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं पूरे भारत की बात करें तो। 17 नंबर प्रश्न है, कौन से 3 जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजक के रूप में जाने जाते हैं? 1911, 1921, 1951। 1911, 1921, 1951 सी ऑप्शन में दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी, यानी -0.30 मतलब कि 31 हो गई थी। 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसके बाद देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। ठीक है, जनसांख्यिकी उतार चढ़ाव के इतिहास में 3 वर्षों में 1911, 1921, 1951 ये विशेष महत्व रखता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, फटाफट से आप देखेंगे।
प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं? 31.16 लोग। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, आधिकारिक तौर पर यही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, जबकि 68.84 भाग ग्रामीण आबादी में आज भी निवास करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसका डाटा बढ़ा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है 2001 तथा 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 17.64%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17.64 17.7%, बात एक ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 20 नंबर प्रश्न है, भारत में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं? हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79.8% लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं, 14.2% लोग मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को 2.3% और सिख धर्म को 1.7%। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बी.एस. गुहा के अनुसार भारत में मुख्य प्रजातियां कितनी हैं? बी.एस. गुहा के अनुसार मुख्य प्रजातियां भारत में दोस्तों 6 हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1931 में भारतीय जनसंख्या का प्रमाणिक मतलब वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 6 प्रजातियों में बांटा था, नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ब्रेकीसेफल्स और नार्डिक। अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बंगला भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों? 22 नंबर, बंगला भाषा बोली जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बंगला भाषा बड़े पैमाने पर बोली जाती है, क्योंकि वहाँ के विस्थापित बंगाली प्रवासियों की वजह से ऐसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बाद यह अंडमान की सबसे प्रमुख संपर्क भाषा में से एक मानी जाती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप की अपनी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगला भी बोली जाती है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक आस्ट्रिक समूह की भाषा है? 23 नंबर, आस्ट्रिक समूह की भाषा दोस्तों खासी भाषा आस्ट्रिक समूह की भाषा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भरमौर, भरमौर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोड़ा, 25 नंबर, तोड़ा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र, तोड़ा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी का पर्वत इलाका। अगला 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सी अनुसूचित जनजाति श्रावस्ती जिले में निवास करती है? श्रावस्ती जिले में थारू जनजाति निवास करती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर में थारू जनजाति निवास करती है। अच्छा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में यही जनजाति मनाती, थारू जनजाति। 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति किस जिले में रहती है? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति जो होती है बिजनौर जिले में रहती है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत वंश से संबंधित मानते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताएंगे सही सुमेलित कौन सा नहीं दोस्तों। 28 नंबर देखिए, युमथांग घाटी मरचिया ये संबंधित नहीं है, बाकी सब सही। देखिए कश्मीर घाटी गुजर, कुल्लू घाटी गद्दी और भागीरथी घाटी अलकनंदा घाटी जाद, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश के मतलब आप देखेंगे कश्मीर घाटी में गुजर पाए जाते हैं, कुल्लू में गद्दी पाए जाते हैं, भागीरथी अलकनंदा घाटी में जाद पाए जाते हैं। जबकि युमथांग जो है घाटी सिक्किम में स्थित है दोस्तों, जबकि मरचिया भोटिया उपजनजातियां मुख्य रूप से उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती हैं, तो यही लिए मरचिया जनती ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चुर्क किसके लिए जाना जाता है? चुर्क, चुर्क दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुर्क अपने विशाल सीमेंट कारखाने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार हैं, इसी वजह से यहाँ पर सीमेंट उद्योग नंबर 1 पर विकसित हुआ है। 30 नंबर, भारत में मोटर उद्योग का आरंभ किस शहर से हुआ था? मोटर आरंभ, मोटर उद्योग का आरंभ हुआ था कोलकाता से, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ऑटोमोबाइल यानी मोटर सेक्टर जो है उद्योग की शुरुआत 1944 में कोलकाता तब कलकत्ता कहा जाता था उसके पास से उत्तरपारा में हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसने प्रसिद्ध एम्बेसडर कार का निर्माण किया था। 31 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम किस शहर में हुई थी? सीमेंट उद्योग की स्थापना दोस्तों मुंबई में हुई थी सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास मुंबई, ठीक है, मद्रास अब चेन्नई, मद्रास चेन्नई, बिल्कुल मुंबई नहीं चेन्नई में, ठीक है। सीमेंट उद्योग पहला प्रयास 1904 में तमिलनाडु के मद्रास यानी अब चेन्नई में किया गया था, ठीक है, जहां समुद्री सीपियों से सीमेंटें बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन इसके बाद सफल कारखाना 1914 में पोरबंदर गुजरात में खोला गया था। प्राचीन काल का विशाल उद्योग, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग 32 नंबर,
भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। आधुनिक भारत की पहली सूती मिल 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाई गई थी, लेकिन वास्तविक सफल शुरुआत 1854 में मुंबई में कावासजी डाबर द्वारा की गई थी। अगला 33 नंबर प्रश्न है, भारत का बृहत्तम लौह इस्पात संयंत्र। भारत का बृहत्तम लौह इस्पात संयंत्र है भिलाई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा भिलाई। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के सबसे बड़े एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्रों में से एक है। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1955 में सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। उत्पादन क्षमता के मामले में यह बहुत आगे है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भार ह्रास उद्योग नहीं है। भार ह्रास उद्योग इनमें से सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार ह्रास उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके कच्चे माल वजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और निर्माण प्रक्रिया के बाद में उनका वजन घट जाता है। जैसे कि गन्ना से चीनी बनाना, गन्ना बहुत वजन होता है लेकिन चीनी बहुत कम बनती है। लोहा से उसका एस्क निकाल करके लोहा बनाना, ठीक है, लोहा एस्क से लोहा बनाना। सीमेंट उद्योग, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, भार ह्रास होता है, यानी भार कम हो जाता है ओरिजिनल माल का, लेकिन कपास में ऐसा नहीं होता। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में मशहूर है, इसी कारण से इसी प्रकार भारत का छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं यहाँ पर लोहे के, कोयले के बहुत प्रसिद्ध भंडार है, इसीलिए भारत का रूर कहा जाता है। रूर प्रदेश जर्मनी का प्रदेश है दोस्तों, और वहाँ पर खूब ज़्यादा खनिज संपदा है, कोयला संपदा बहुत ज़्यादा है, वही से काम भारत में भी छोटा नागपुर के पठार में है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे। एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। कब आई थी हरित क्रांति, 1967-68 के आसपास, ठीक है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम को शुरू किया गया था कब। 37 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1966-68 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिक रूप से शुरुआत 1966-67 में हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 38 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ, मतलब कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। पंजाब राज्य से शुरू हुई थी बेटा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का हरा सोना, भारत का हरा सोना किसको कहते हैं, हरा सोना भारत का। प्रश्न के संदर्भ में देखेंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट को हरा सोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चूंकि पश्चिमी घाट में आप देखते हैं जो है बांस, चाय, इन सभी को हरा सोना कहा जाता है। लेकिन जब भौगोलिक क्षेत्रों की बात आती है तो भारत के पश्चिमी घाट को उनकी जैव विविधता की वजह से हम लोग सदाबहार वन है, प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा है, तो हम हरा सोना कह देते हैं। सी ऑप्शन। हरा सोना क्रांति भारत के किस भाग से संबंधित है दोस्तों, तो हरा सोना जो है चाय उत्पादन से रिलेटेड है। हरा सोना क्रांति चाय उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियों में हरित सोना क्रांति का सीधा संबंध चाय के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने से पूर्वोत्तर भारत जैसे असम वगैरह में आप देखते हैं चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में कृषि क्रांतियों में से कौन सा ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति को, दुग्ध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा की गई थी, जिसके सूत्रधार थे वर्गीस कुरियन साहब। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया था, जिसे श्वेत क्रांति कहा गया था। 42 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को कृषि प्रदेशों में 8 कृषि प्रदेशों में बांटा है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1929 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की मिट्टी, जलवायु और फसलों के पैटर्न का अध्ययन करके पूरे देश को 8 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा है, मतलब कि ICAR ने। 43 नंबर, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। कोयला नहीं अपरंपरागत स्रोत, बाकी बायोमास, पवन और ज्वारीय, ये सब जो है अपरंपरागत नवीकरणीय स्रोत होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। जैसे बायोगैस, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कभी खत्म नहीं होती, यानी नवीकरणीय संसाधन है ये। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है दोस्तों, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहते हैं। 45 नंबर, तरल सोना कहा जाता है दोस्तों किसको, पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन एक जिला भारत की झींगा राजधानी के लिए मुख्य रूप से विख्यात है। झींगा राजधानी
46 नंबर, कौन सा जिला भारत की झींगा राजधानी के रूप में विख्यात है? उसका नाम है नेल्लोर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, नीली अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को सम्मिलित नहीं करती है? बताएंगे। नीली अर्थव्यवस्था नील की खेती को सम्मिलित नहीं करती है। नीली अर्थव्यवस्था की अगर बात की दोस्तों, इसका संबंध समुद्र, महासागरों और जल स्रोतों के सतत उपयोग से, जिसमें मछली पालन, समुद्र पर्यटन, समुद्री परिवहन, जलीय कृषि, ये सब से ये शामिल है। नील की खेती एक स्थलीय कृषि कार्य है जिसका नीली अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। जनरली लोग नील की खेती ही लगा देंगे, लेकिन ये सम्मिलित नहीं है इसमें। 48 नंबर, गन्ना किस प्रकार का जलवायु पौधा है दोस्तों? गन्ना जो होता है उष्णकटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल जोन का पौधा है। ठीक है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 75 से 100 मीटर वर्षा, मतलब कि 100 सेंटीमीटर वर्षा। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से 49 नंबर, सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं दोस्तों? देखें, उड़ीसा में ब्रिंग कहा जाता है स्थानांतरशील कृषि को, मणिपुर में पामलू कहते हैं, पश्चिमी घाट में इसको पोडू नहीं कहते, गलत बात है, बस्तर में पेंदा भी कहते हैं। अच्छा, इसको एक प्रकार से दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कृषि को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। उड़ीसा में ब्रिंगा कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं, बस्तर में पेंडा कहते हैं। पोंडू ये स्थानांतरित कृषि का नाम मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, ना कि पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट की में झूम कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? कुमारी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुमारी, पश्चिमी घाट कुमारी होना चाहिए, लेकिन गलत है, तो यही वाला सी ऑप्शन लगा देंगे, यही गलत है। ठीक है, अगला 50 नंबर प्रश्न आपका चुका है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है गेहूँ, पहली है चावल। ठीक है, पहले नंबर पर चावल है, दूसरे नंबर पर गेहूँ आती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं दोस्तों? चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की महानदी बेसिन में धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी में धान जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और पश्चिम बंगाल से आगे रहता है ये उत्पादन के मामले में, लेकिन भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता के कारण से यह नाम छत्तीसगढ़ को ही मिला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ चीनी मतलब चावल कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। 52 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य का कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए हानिकारक है? 52 नंबर, पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा है दोस्तों? रासायनिक उर्वरक का अधिकाधिक प्रयोग, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न, झूमिंग बताएंगे, झूमिंग में स्थानांतरशील कृषि का क्या नाम है? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है स्थानांतरशील कृषि को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल इनमें से है? रबी की फसल कौन सी दोस्तों? गेहूं रबी की फसल है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रबी की फसल में आपका गेहूं हो गया, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और बसंत ऋतु में मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, ये सब। जिसकी आप देखते हैं खरीफ की फसलें, गन्ना, कपास, धान, चावल, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नकदी फसलें दोस्तों? 55 नंबर, नकदी फसलें 55 नंबर, नकदी फसलें कपास और गन्ना, नकदी फसलें, इनको बेच करके लोग पैसा कमाते हैं। और 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि संसाधन संरक्षण का उपाय नहीं है? भूमि संसाधन संरक्षण का उपाय इनमें से कौन सा नहीं? वन उन्मूलन करना, ये कोई संरक्षण का उपाय नहीं है। वनारोपण, अतिचारक पर रोक करना, भूमि उद्धार करना, ये तीनों जो है भूमि संसाधन को बचाने के तरीके हैं, जबकि वन उन्मूलन भूमि को बर्बाद करने का तरीका है। 57 नंबर प्रश्न, सिंचाई की किन विधियों के द्वारा जल संरक्षित किया जा सकता है? बताएंगे, फटाफट से बताएं। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई की किस विधियों के द्वारा जल सुरक्षित किया जा सकता है दोस्तों? तो जल सुरक्षित कर सकते हैं किसके द्वारा? स्प्रिंकलर के द्वारा और टपकन विधि के द्वारा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन से आपका, डॉक्टर R.L. सिंह ने भारत में भूगर्भिक जल के कितने प्रदेश सीमांकित किए हैं? 58 नंबर का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर रघुनाथ लाल सिंह ने भारत के प्रादेशिक भूगोल पर बड़ा शोध किया है, और उन्होंने भूगर्भिक संरचना, चट्टानों के प्रकार और मिट्टी की जल सोखने की क्षमता के आधार पर पूरे भारत के भूगर्भिक जल को 8 प्रमुख प्रदेशों में विभाजित किया है। जल संसाधन मंत्रालय गठन कब किया गया था? 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, सितंबर महीने में किया गया था दोस्तों। भारत में किसको मारना अवैध है? भारत में दोस्तों
किसी को भी मारना अवैध है। भारतीय सारंग को मारेंगे अवैध है, हिरण को, भोर को, किसी को मारते हैं तो ये गैर कानूनी है, इसके लिए आपको कड़ी कड़ी दंड की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में। डी ऑप्शन ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, केरल का सबसे नीचा बिंदु इनमें से कौन सा है? केरल का सबसे नीचा बिंदु दोस्तों कुट्टानाड होता है, कुट्टानाड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाए, कुट्टानाड क्षेत्र भारत का सबसे निचला बिंदु माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1.5 से 3 मीटर नीचे स्थित है। पूरे विश्व में उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से भी नीचे ढलान पर पानी को रोक करके धान या चावल की विशेष खेती की जाती है। इस अनूठी प्रणाली के वजह से केरल का चावल का कटोरा भी कुट्टानाड को कहते हैं। 62 नंबर, किस राज्य का तट रिया प्रकार का है? रिया प्रकार का केरल का तट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। रिया तट का निर्माण तब होता है जब किसी नदी की घाटी या पर्वतीय क्षेत्र का किनारा समुद्र का जलस्तर बढ़ाने की वजह से पानी में आंशिक रूप से डूब जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर विशेष करके केरल के तटीय क्षेत्रों में इस तरह की कटी-फटी भौगोलिक आकृतियाँ देखने को मिलती है, जहाँ कई कयाल यानी जो है बैक वाटर और लेगून झीलें बनती हैं, वहीं पर आपका रिया प्रकार का तट होता है। 63 नंबर, दक्षिण भारत में लेटेराइट मिट्टियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लेटेराइट मिट्टियों का उपयोग वृक्ष की फसल के लिए करते हैं। वृक्ष की फसल की खेती, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। 64 नंबर, काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में मिलती है दोस्तों, जालौन में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपास और करेल के लिए बड़ी जरूरी होती है मृदा। चंदन वन उदाहरण है किसका? 65 नंबर, चंदन वन पर्णपाती वन का उदाहरण है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं ये। पतझड़ वन भी इसको कहते हैं, चंदन वन को। 66 नंबर प्रश्न है, पर्वतों पर मिट्टी के कटाव को रोकने का असरदार तरीका इनमें से कौन सा है? 66 नंबर, पर्वतों पर मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे असरदार तरीका होता है सोपानी कृषि। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन से, भारत का उत्तरी मैदान शीत ऋतु में किसके द्वारा वर्षा प्राप्त करता है? 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या फटाफट से बताएंगे। भारत का उत्तरी मैदान शीत ऋतु में किसके द्वारा वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों? तो पश्चिमी विक्षेप के द्वारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं। 68 नंबर, न्यून वर्षा का क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान और गुजरात, ये निम्न वर्षा के क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर, कम वर्षा होती है यहाँ पर। 69 नंबर क्वेश्चन से, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतर आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोस्तों अधिकतर आते हैं मानसून के बाद, अक्टूबर दिसंबर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 70 नंबर प्रश्न है, मासिन राम स्थित है कहाँ पर? मासिन राम खासी पहाड़ियों में स्थित है, खासी पहाड़ियों में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान पर बसा हुआ है। पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यही माना जाता है, मासिन राम। 71 नंबर क्वेश्चन से, काल वैसाखी उत्पन्न होते हैं। काल वैसाखी दोस्तों ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं, बताएंगे। 72 नंबर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन। 73 नंबर, पश्चिमी हिमालय के प्रमुख संसाधन दोस्तों वन होते हैं, वन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम हिमालय जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का इलाका आता है, यहाँ पर वन होते हैं, देवदार, चीड़, अनेक कोटधारी वन पाए जाते हैं। मूल्यवान जड़ी बूटियाँ मिलती हैं यहाँ से, ठीक है, और मूल्यवान लकड़ी मिलती है, तो वन पाए जाते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, कंकाली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं? कंकाली मिट्टियाँ मोटे अनाज के लिए जबरदस्त मानी जाती हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पटसन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? पटसन की मिट्टी के लिए हल्की बलुई अथवा चिकनी दोमट मिट्टी का होना बहुत जरूरी होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 76 नंबर प्रश्न है, कोपेन की स्कीम के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? कोपेन की स्कीम के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु दोस्तों मालाबार तट पर पाई जाती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 जून के आसपास केरल के तट पर टकराता है मानसून। मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है इसी डेट को। लेटेराइट मृदा किस तत्व में समृद्धशाली होती है? 78 नंबर, लेटेराइट मृदा किस तत्व में समृद्धशाली होती है दोस्तों? तो लौह ऑक्साइड में समृद्धशाली होती है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई के कारण होता है, वनों की कटाई की वजह से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, मृदा क्षरण सब होता है। ठीक है, मृदा क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग, ए एंड सी करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
80 नंबर क्वेश्चन से निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अल्पाइन वन यू बिल्कुल यू टाइप के होते हैं, यानी कि मूली मूली जो होता है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी सुंदरी शुष्क उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ओक पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, यानी कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि गलत है ये, ठीक है। मूली, मूली वास्तव में एक विशेष प्रकार का बांस होता है जो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी भारत के अर्ध सदाबहार या पहाड़ी वनों में पाया जाता है, न कि शुद्ध आर्द्र उष्णकटिबंधीय सघन वनों का मुख्य पौधा ये। इसके विपरीत अल्पाइन वनों में यू के पेड़ मिलते हैं, शुष्क उष्णकटिबंधीय या मैग्रोडेल्टाई वनों में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। सुंदरबन नाम इसी सुंदरी वन वृक्ष के नाम पर पड़ा हुआ है। पर्वतीय शीतोष्ण वनों में ओक के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण का उपाय निर्वनीकरण नहीं होता है। बाकी पौधरोपण, बाढ़ नियंत्रण, पुरानी प्रतिभूमि का पुनरुद्धार करने से मृदा अपर्दन को, मतलब मृदा संरक्षण को आप रोक सकते हैं, मतलब मृदा संरक्षण आप कर सकते हैं। 82 नंबर, किस प्रकार की मिट्टियों को थूर और चौपन नामों से पुकारा जाता है? थूर और चौपन लवण और क्षारीय मृदा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। जास्कर श्रेणी स्थित है। जास्कर श्रेणी दोस्तों कहाँ से? जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? 84 नंबर, भारत का कौन सा प्रदेश सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? 84 नंबर का राइट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों क्या होता है? एक अत्यंत विशिष्ट भौगोलिक राज्य है। इसके उत्तर में जाएं तो हिमालय की ऊंची चोटियां मिलती हैं, दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, मध्य में गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल उपजाऊ मैदान भी मिलता है, पश्चिमी हिस्से में छोटा नागपुर का पठार मिलता है, ठीक है, खास करके पुरुलिया जिला में बेसिकली, और इसके सुदूर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा तटीय मैदान और विशाल सुंदरबन का डेल्टा भी मिलता है। तो ये चारों तरफ से भौतिक लक्षणों से अपने आप में समेटे हुए पश्चिम बंगाल। सह्याद्री का दूसरा उच्च अस्त शिखर कौन सा है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सबसे, मतलब दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है? दूसरे नंबर पर आता है कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर होता है अन्नामुड़ाई या अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियाँ। पहले नंबर पर अन्नाईमुड़ी आती है, ठीक है, ध्यान रखिए, अन्नाईमुड़ी पहले नंबर पर आती है दोस्तों। 2695 मीटर ऊंची है। दक्षिणी सह्याद्री में है। उत्तरी सह्याद्री जो महाराष्ट्र का इलाका सबसे ऊंचा शिखर उसमें कल सुबाई होता है, ठीक है, कल सुबाई है, 1646 मीटर है। वही कर्नाटक क्षेत्र में मध्य सह्याद्री की अगर बात की जाए तो उसमें आप देखते हैं कुद्रेमुख आ जाएगा, 1894 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है। यदि पूरे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर कुद्रेमुख सबसे बेटर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न, किस नदी का उद्गम मैदान में है? बताइए, किस नदी का उद्गम मैदान में है? तो गोमती नदी का उद्गम जो है मैदान में होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नदी गोमती नदी किसी पहाड़ ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ठीक है। उसका उद्गम कहाँ पर? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, वहीं से जो है कलिंजर तहसील में एक स्थित एक मैदानी झील है, वहीं से फुलवर झील या गोमल झील कहा जाता है इसको, गोमत झील, ठीक है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों में बहती है ये, ठीक है, और गाजीपुर के आसपास गंगा में आकर के मिल जाती है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दया नदी के मुहाने पर स्थित? दया नदी के मुहाने पर चिल्का झील स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है चिल्का झील। उड़ीसा की प्रसिद्ध दया नदी अपना जल इसी चिल्का झील के मुहाने पर गिराती है। भारत के किस तट से कराईकल यानी पुडुचेरी संबंधित है? 88 नंबर, कराईकल यानी पुडुचेरी संबंधित है किस तट से? कोरोमंडल तट से रिलेटेड है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। आंध्र प्रदेश की कृष्णा डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी तक के तमिलनाडु के तट को दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। 89 नंबर, मरुभूमियों में प्रमुख स्थल रूप है? मरुभूमि में मैदान या बालू के टीले। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। 90 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से समुद्री तटीय राज्यों को पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 90 नंबर, कर्क रेखा पश्चिम बंगाल और गुजरात से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से जो गुजरती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हमसे समुद्री तटीय यानी जिसकी सीमा समुद्र से भी लगती हो ऐसे राज्य के नाम पूछे गए हैं।
यानी ऐसे राज्य जो समुद्र तट से भी जुड़े हुए हो और कर्क रेखा भी उनसे गुजरती हो। तो गुजरात इधर पड़ता है आपका, गुजरात से गुजरती है, और इधर पड़ेगा आपका क्या, गुजरात, गुजरात इधर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल इधर पड़ेगा, दोनों समुद्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। भारत का बृहत्तम ताजा जल वाला द्वीप कौन सा है? 91 नंबर। भारत का बृहत्तम ताजा जल वाला द्वीप इनमें से होता है माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, माजुली द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में स्थित है। मीठे और साफ पानी के बीच में रहने होने के कारण से भारत का सबसे बड़ा ताजा जल वाला द्वीप भी इसी को कहते हैं। 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन द्वार स्थलाकृति हेतु प्रसिद्ध है? द्वार स्थलाकृति हेतु बाह्य हिमालय प्रसिद्ध, बाह्य हिमालय, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी भी इसे को कहते हैं। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है? जुड़वा नदी दोस्तों, जुड़वा नदी किसको कहते हैं? ताप्ती नदी को जुड़वा नदी कहते हैं, ताप्ती नदी को जुड़वा नदी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों को एक दूसरे की जुड़वा बहनें कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर भारत की अन्य नदियों के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और गहरी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। चूंकि विकल्प में दोनों अलग अलग हैं, नर्मदा और ताप्ती की ट्विन जुड़वा माना जाता है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न, मालवा मैदान निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? मालवा मैदान दोस्तों, मालवा यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों बताएंगे। 95 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियाँ, अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 2695 मीटर ऊंची चोटी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है इसी को। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोटा बेटा, 2637 किलोमीटर की, मतलब कि मीटर ऊंची है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोटा बेटा। अगला 96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर इसके लेक्चर बहुत सारे पड़े हुए हैं। 96 नंबर, काराकोरम पर्वत श्रेणी का मुख्य हिमनद, काराकोरम पर्वत श्रेणी का मुख्य ग्लेशियर बल्टोरो ग्लेशियर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विशाल, विश्व के सबसे विशाल ग्लेशियर का घर माना जाता है। बाल्टेरो, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर यहाँ के सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं, जबकि मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है, जहाँ से शारदा यानी काली नदी निकलती है। 97 नंबर प्रश्न है, सेनकोट्टा दर्रा किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? 97 नंबर, केरल, तमिल तथा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन से, चो यानी मौसमी सरिताएं, चो या मौसमी सरिताएं मुख्यतः पाई जाती है पंजाब और हरियाणा मैदान में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न है, लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है ये, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रेन शेडो एरिया। लास्ट क्वेश्चन से, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? नेपाल के सही पड़ोसी राज्यों में सिक्किम और उत्तराखंड आएगा, सिक्किम उत्तराखंड, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के कुल 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, सिक्किम उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर की भी आपको मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर के साथ है। जियोग्राफी कम से कम 3-4 प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। ठीक है, अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करने हैं 9984 039 139 पर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको PDF नोट्स प्रैक्टिस मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम, आपके सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप इतना लिख करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। मात्र 100 रुपये फीस जमा करके ही आप ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, हिस्ट्री का सभी का आपको नोट्स प्राप्त कर पाएंगे मात्र 100 रुपये में। को करिकुलर का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे विश्वविद्यालय का साल पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सबका आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट तमाम सारे हो जाएंगे, आंसर शीट नीचे दिया रहेगी। ठीक है, तुरंत SMS कर इस नंबर पर 9984 039 139 पर आप फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।